3 दिसंबर का नतीजा क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। तो क्या चुनावी राज्यों में कांग्रेस का पूरा वोट बैंक खिसक रहा है? चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पर फायर हैं। बड़े भाई के साथ छोटे भाई भी मैदान में उतर आए हैं। ओवैसी ब्रदर्स ये नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओवैसी एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, मुसलमानों का भला नहीं कर सकती। तो क्या मुसलमानों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया? मुस्लिम वोट बंट गया? ग्राउंड से खबर तो यह आ रही है कि मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो ओवैसी कितना वोट तोड़ पा रहे हैं? मुस्लिम वोट पर सही रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम वोटर के मन में क्या है? मुस्लिम वोटर कंफ्यूज है या एकजुट? एमपी छत्तीसगढ़ में मुस्लिम वोटर किसके साथ गया? राजस्थान तेलंगाना में किधर जाएगा मुसलमान? जब तक अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे सेहतमंद रखेगा, मैं भारत के कोने कोने में जाकर अपने इस हरे झंडे को गाड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। राजस्थान और तेलंगाना में प्रचार जोरों पर है। सारी पार्टियां जीत के लिए पूरा दम लगा रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी फाइट है, जबकि तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है। तेलंगाना के हैदराबाद में ओवैसी भी बड़ा फैक्टर है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मुसलमान वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। जो पार्टी बीजेपी को हरा सके उसे वोट देता है। मुस्लिम वोटर्स के लिए बीजेपी के खिलाफ जीत का फैक्टर सबसे अहम है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुसलमानों की ऑटोमेटिक चॉइस कांग्रेस होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों के इस परसेप्शन को बदलने के लिए ही ओवैसी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में पहली बार ओवैसी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भले ही ओवैसी कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। पिछले 3 दिनों में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ही राजस्थान में कई पब्लिक मीटिंग्स कर चुके हैं। ओवैसी अपनी हर मीटिंग में कांग्रेस को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों का मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वोट कटवा नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ असली कंटेंडर है। कांग्रेस बीजेपी को हरा नहीं सकती। कांग्रेस मुस्लिमों को नेतृत्व नहीं दे रही। कांग्रेस ने मुसलमानों का विकास नहीं किया। कांग्रेस बीजेपी दोनों मुसलमानों के लिए एक जैसी। आज हम जब चुनाव लड़ने आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बोला जाता है कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। बीजेपी की तरफ से बोला जाता है कि ओवैसी नेशनलिस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मुझे ना बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना राहुल गांधी से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो आपके इत्तेहाद की जरूरत है। यकीनन बीजेपी को हराइए, यकीनन कोशिश करिए कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ना बने। और फिर ये भी मैं कहना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमको और आपको कोशिश करना पड़ेगा कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। मगर इस बात का भी ख्याल रखिए कि अपने घर में भी चिराग करिए। अपने घर को अंधेरे में रखकर आप किसी पड़ोसी के घर में चिराग जलाएंगे तो ये आपसे नाइंसाफी होगी। हिंदुस्तान में हमको एक बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है और वो ताकत है तो हमारा अपना कीमती वोट है। लेकिन हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते और हमारे वजूद को लोग आज यही समझकर मुस्तरद करते हैं कि कोई बात नहीं, ये और कहां जाएंगे सिवाय हमारे पास आने के पास और कोई चारा नहीं। यही कांग्रेस की सोच है। ओवैसी ब्रदर्स की कोशिश है कि इन सीटों के जरिए ये मैसेज पूरे देश में जाए कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस की पॉलिसी मुसलमानों के लिए यूज एंड थ्रो की है। राजस्थान में कांग्रेस ने 15 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। राजस्थान में 10% मुस्लिम वोटर हैं।
25 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है। एमपी में कांग्रेस ने सिर्फ 3 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। राज्य में करीब 11% मुस्लिम वोटर हैं। 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावी हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं, जबकि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 2% है और 4 सीटों पर उनका प्रभाव है। तेलंगाना में कांग्रेस ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। राज्य में 12% मुस्लिम वोटर हैं और 20 सीटों पर इनका असर है। मुस्लिमों को कम टिकट देने का इशू उठाकर ही ओवैसी ब्रदर्स ये नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों को नेतृत्व नहीं देना चाहती और इस वजह से मुसलमान पिछड़ता जा रहा है। इसके लिए वो तेलंगाना का मॉडल भी सामने रख रहे हैं। मैं जिस रियासत से आया हूँ, वहाँ की आबादी में मुसलमानों की आबादी 50 लाख की है और आप जिस रियासत में हैं, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी करीब 62 लाख है और आपके लिए रियासत के बजट में से कितना फंड दिया जाता है? 400 चिल्लर करोड़ का इस साल ऐलान किया, लेकिन सिर्फ 120 करोड़ रुपया जारी हुआ। लेकिन मैं जिस रियासत से आया हूँ, वहाँ पर 50 लाख की आबादी है, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी कि 2200 करोड़ का बजट है अक़लियतों का और मुसलमानों का। AIMIM मुसलमानों के मन में जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, क्या उसका असर पड़ा है? क्या MP छत्तीसगढ़ में मुस्लिम वोट बढ़ गया? क्या राजस्थान और तेलंगाना में मुस्लिम कांग्रेस के साथ नहीं है? क्या नेतृत्व और विकास के मुद्दे पर इस बार मुस्लिमों का वोट है? अब जरा उस मनोविज्ञान पर गौर करें जो मुसलमानों के दिमाग में चल रहा है। उस गुणागणित की बात कर लें जो इन चुनावों में मुस्लिम वोटों का झुकाव तय कर सकता है। उन फैक्टर्स पर गौर करें जो इन चुनावों में मुसलमानों के दिमाग में घूम रहे हैं। पहला फैक्टर है मोदी, दूसरा फैक्टर है RSS, तीसरा फैक्टर है हिंदुत्व, चौथा फैक्टर है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और पांचवा फैक्टर है राम मंदिर। और ये सारे फैक्टर सीधे जुड़ते हैं बीजेपी से। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी तुष्टीकरण की बात कर रही है। कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रही है। मोदी, योगी, अमित शाह जहां भी जा रहे हैं वहां ये मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगा रहे हैं। चुनावी राज्यों में बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है। बीजेपी का पूरा फोकस हिंदू वोटों पर है। हिंदू सेंटीमेंट का फायदा लेने के लिए राम मंदिर का मुद्दा भी इन चुनावों में बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। तुष्टीकरण की जिन हदों को पार राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर चुकी है, भाइयों बहनों, राजस्थान जैसा स्वाभिमानी प्रदेश उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को लागू करते हुए, अगर तुष्टीकरण की नीति नहीं होती, कन्हैया लाल की हत्या नहीं होती। और ये सरकार तो मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपया और 2 मुस्लिम मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ सबके विकास का, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या बोला जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस बोलती थी। आप सभी लोग अयोध्या में राम मंदिर बने चाहते हो या नहीं चाहते हो, मेरी बात लिख कर रखो। 22 तारीख को मोदी जी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने वाले। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक राम मंदिर को अटकाया, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और अब प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। हिमंता बिस्व शर्मा जैसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता चुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। वो जहां भी जाते हैं मदरसों को बंद करने की हिमायत करते हैं। देखिए, ये तो दुकान बंद होना सही,
ये तो हिंदू का इसमें कोई इशू नहीं है। फंडामेंटली जरूर पैदा होता है, उसका कंप्लेन आते रहता है, लेकिन सबसे जो लॉस्ट होता है मुसलमान बेटा बेटियों का होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने का समय है, अब मदरसा से क्या बनेगा? ये तो राइट टू एजुकेशन का नाम में एक राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसीलिए मैं मुस्लिम समाज को ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मदरसा को आप उत्साह मत दीजिए, इससे आपका बेटा बेटी आगे जाके अंधकार का ही सामना करना पड़ता है। जब तक सरकार की बात है, सरकार को पूरा प्रचेष्टा करना चाहिए कि ये मदरसा जल्दी जल्दी बंद हो जाए। और सबसे बड़ा फैक्टर है मोदी विरोध। कांग्रेस इन चुनावों में ये नैरेटिव तैयार कर रही है कि 2023 सेमीफाइनल है, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। मोदी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। इसीलिए राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, हर कोई सीधे मोदी को टारगेट कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, यहां पे किसी एक व्यक्ति को नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई बता सकता है हां भाई नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ? काला धन मिट गया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी दे देना, याद है आपको? रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर लटका देना। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ, उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं वो करता हूं। मुसलमानों के लिए गाजा में चल रही लड़ाई भी इमोशनल मुद्दा है। मुसलमानों के बीच ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि मोदी सरकार इस जंग में इजरायल का साथ दे रही है। गाजा में मुसलमान मारे जा रहे हैं और मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस इसे भी इन चुनावों में भुना रही है। प्रियंका गांधी और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के नेता फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट करके मुसलमानों को ये संदेश दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर वो उनके साथ खड़े हैं। हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस को इसमें कामयाबी भी मिल रही है। ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भले ही हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुसलमान वोट बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी यही ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन तेलंगाना में केसीआर और ओवैसी फैक्टर की वजह से मुसलमानों के मन में कांग्रेस के लिए डाउट है। ये डाउट ओवैसी ने ही पैदा किया है, रेवंत रेड्डी का मुद्दा उठाकर। दरअसल रेवंत रेड्डी बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और तेलंगाना में ओवैसी ने इसी को मुद्दा बना दिया है। आज कांग्रेस का जो गांधी भवन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। ये आरएसएस से आया है, आरएसएस में ही रहेगा। जो आरएसएस से निकल के आता वो नहीं छोड़ता आरएसएस को, तो आरएसएस उनको डुबा डुबा के एक रंग में कर देती उनको। तो आरएसएस से बीजेपी में गए, बीजेपी से तेलुगु देशम में गए, फिर आरएसएस ने कहा कि तेलुगु देशम अब कमज़ोर हो गई, तुम कांग्रेस में कूद जाओ, तो कांग्रेस में कुलाटी मारे। अब कांग्रेस में कुलाटी मारने के बाद उनको जो आरएसएस में जो तरबियत दी गई थी नफरत की, वो नफरत उनकी ज़बान पे आ गई। जो फाशिस्ट होते हैं ना, वो पहले कपड़ों पे हमला करते, फिर फेशियल जो फीचर्स होते उस पर हमला करते, उसके बाद फिर फिजिकल असॉल्ट शुरू होता। तो ये पहला स्टेज है फैशिज्म का, जो इनकी नफरत का, जो रेवंत रेड्डी अब मुकम्मल कर चुके हैं। अब उसके बाद इनका दूसरा स्टेप शुरू होगा। अब शेरवानी से नफरत, कुर्ता पैजामा पहनने वालों से नफरत, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, उनसे आपको नफरत है।
तो भाई खुल के बोल दो ना कि जो कुर्ता पैजामा पहनते, सर पे टोपी दाढ़ी, मेरे को वोट मत दो। असदुद्दीन ओवैसी के कपड़ों पे तनकीद करने का मतलब यही है कि जो भी कुर्ता पैजामा शेरवानी टोपी पहनेगा मैं उनको नफरत करता हूं। क्लासिक फैशिज्म है, ये याद रखो। हिटलर के ज़माने में भी यहूदियों के पहले कपड़ों पे हमला होता था, फिर यहूदियों के ऊपर उनके खाने पीने पे हमला हुआ, उसके बाद 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। तो ये जो ज़बान कपड़ों की इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हिटलर की नाजिज्म की ज़बान है और ये प्रधानमंत्री की ज़बान है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो। तो ये उनको बोल रहे, ये हमारे आरएसएस अन्ना बोल रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हम आपके साथ हैं, आपकी ज़बान हम यहाँ बोल रहे। उतना सीरियस लेने का जरूरी नहीं है। वो किसके लिए काम कर रहा है सबको पता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक में किसको जिताने के लिए कोशिश किए। दुखी की बात है, कर्नाटक में कांग्रेस जीते तो असदुद्दीन ओवैसी जी और केसीआर जी दुखी में है। इसका मतलब बीजेपी जीतने के लिए वो लोग कोशिश किए। इसीलिए वो बीजेपी बी टीम के बारे में ज्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत है तो गोशा महल में बीजेपी को हराने के लिए कोशिश करो असद जी, तब आपके नीयत क्या है लोगों को पता लगेगा। ओवैसी रेवंत रेड्डी का एग्जाम्पल देकर ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस मिले हुए हैं। कांग्रेस मुसलमानों को धोखा दे रही है और इसके लिए वो कर्नाटक की केस स्टडी भी मुसलमानों को बता रहे हैं। अब कांग्रेस में आज नोटिफिकेशन है, कांग्रेस में जो कर्नाटका में जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि हिजाब पहन के कोई भी एग्जाम नहीं लिख सकते। बोलो कांग्रेस, आरएसएस अन्ना बोलो, राहुल बोलो। जब मैं हिजाब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बोल रहा था तो यही कांग्रेसी बोल रहे थे ओवैसी इसको चुनाव का मुद्दा बना रहा है। मैं ये कहा कि चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आरएसएस का मुद्दा है। आज आप देखो कांग्रेस की हुकूमत है और ये लोग अपने ही हुकूमत में आज नोटिफिकेशन निकाल दिए कि